सुप्रभात मित्रों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन पे आपका हार्दिक स्वागत। 29 नवंबर 2023 को समसामयिक विषय पे आधारित करंट अफेयर्स के इस महत्वपूर्ण सेशन के अंदर जानेंगे कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और करेंगे उनका डिटेल में अन्वेषण। चलिए सेशन की शुरुआत करें। चलिए जानते हैं आज कौन सा दिवस मनाया जा रहा है और अपने लिए क्यों इंपॉर्टेंट है। आज है 29 नवंबर। क्यों अपने लिए इंपॉर्टेंट? आज 2023 तारीख 29 नवंबर। जानते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा फिलिस्तीनियों के लिए एक बहुत बड़ा और खास दिवस, क्योंकि 1947 के बाद में अगर देखा जाए धर्म के हिसाब से तो यहाँ पे फिलिस्तीन जो है उसको दो धर्मों के हिसाब से उसको बांटा गया था। एक धर्म था यहूदी, दूसरा था इस्लाम। और जब फिलिस्तीन के जब दो टुकड़े हुए, उसके अंदर एक यहूदी धर्म को मानने वाला राष्ट्र सामने आया सब लोगों के सामने, उसका नाम था इजराइल, जबकि दूसरा है फिलिस्तीन। वर्तमान में हम सब देख रहे हैं कि इजराइल और हमास के बीच में काफी लंबे समय से संघर्ष की स्थिति बनी हुई थी और वर्तमान में एक दूसरे देशों के जो कैदियों की जो रिहाई है उसकी भी प्रक्रिया भी वर्तमान में चल रही है। तो 29 नवंबर को फिलिस्तीनियों के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ ने इस प्रकार का प्रावधान किया कि पूरा विश्व आपके साथ में खड़ा है और आपके अधिकारों की रक्षा की जाएगी। चलिए इससे पहले जानते हैं कि 29 नवंबर से पहले ऐसे कौन कौन से ऐसे दिवस मनाए गए और क्यों अपने लिए वो इंपॉर्टेंट थे। बात करते हैं 5 नवंबर की। तो 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया, जबकि 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, जबकि 10 नवंबर को शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस, जबकि 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 13 नवंबर को विश्व दयालुता दिवस मनाया गया, जबकि 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस। बात करते हैं 17 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय छात्र दिवस, जबकि 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस के नाम से मनाया गया, जबकि 21 नवंबर को विश्व टेलीविजन दिवस भी मनाया गया। बात करते हैं 25 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस, जबकि 26 नवंबर का सेशन हमने इंपोर्टेंट किया था कि 26 नवंबर अपने लिए क्यों इंपोर्टेंट है। इससे पहले इसको विधि दिवस के तौर पे इसको मनाया जाता था। 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान कह सकते हैं आंशिक रूप से जब इसकी शुरुआत की गई 15 अनुच्छेदों के साथ में, उसी दिन हमने निर्णय किया कि 26 नवंबर को भी हम संविधान दिवस मनाएंगे। ऐसी कौन सी पृष्ठभूमि थी? तो उस दिन जो है या कह सकते हैं 125वीं जन्म शताब्दी हम मना रहे थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनको संविधान का निर्माता कहा जाता है। और उसके बाद में बात करते हैं विश्व पर्यटन दिवस, जो वर्तमान में सबसे कहते हैं सभी देशों के लिए आवश्यक और सभी देश इसके लिए इस प्रकार की नीतियां बनाते रहते हैं कि किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को और ज्यादा पुनर्जीवित करने के लिए। और श्रीलंका और मलेशिया, थाईलैंड जैसे देश जहां पे भारतीयों के लिए अन्य देशों के लिए वीजा फ्री नियम भी उन्होंने घोषित कर रखे हैं। तो आज के इस इंपोर्टेंट सेशन के अंदर हमने पहले जाना कि 29 नवंबर क्यों अपने लिए इंपोर्टेंट है। मैं आपको बताता चलूं कि इसके अलावा 29 नवंबर को इसके अलावा 29 नवंबर को एक दिवस और बनाया जाता है जिसको कहते हैं जगुआर दिवस। जगुआर दिवस क्या है? जगुआर का नाम लेते ही हमें सबसे पहले याद आता है कि चीता। तो चीता एक बिल्ली श्रेणी है, जो बड़ी बिल्ली है, कैट फिशेज में इसको जाना जाता है। तो बड़ी बिल्ली जो है उसकी रेसेस में इसको प्रजाति माना जाता है। इसके लिए उत्तरी अमेरिका के अंदर जो महाद्वीप है वहां पर भी एक बड़ी बिल्ली जो है उनको मिली थी, जिसको चीता के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा अन्य प्रकार की जो चीजें हैं वहां पे कर सकते हैं, वन्य जीव मिलते हैं। तो 29 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस भी मनाया जाता है। तो फिलिस्तीनियों के लिए तो हम राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में तो बात कर ही चुके हैं। इसके अलावा 29 नवंबर को अंतरराष्ट्रीय जगुआर दिवस भी मनाया जाता है। ये एक बड़ी बिल्ली की प्रजाति है जो उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं और जानते हैं पहला प्रश्न। और पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि केंद्र सरकार ने किस संगठन को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के दायरे से क्या कर दिया है? बाहर कर दिया है। प्रश्न बड़ा इंपॉर्टेंट है। और क्यों बाहर कर दिया है? जबकि आरटीआई के अंदर तो सारी चीजें शामिल होनी चाहिए, फिर ऐसा कौन सा चीज आन पड़ी जिसकी वजह से इस संगठन को बाहर करना पड़ा? तो जितनी भी प्रकार की चुनौतियां हम सब देख रहे हैं अपने जीवन के अंदर, उसी प्रकार केंद्र सरकार ने संज्ञान लेते हुए कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम क्या है और क्यों काम करती है, और भारत ने आरटीआई के दायरे से इसको बाहर क्यों कर दिया है।
जिस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे जैसे नवाचार बढ़ते जा रहे हैं, इंटरनेट तेजी से ग्रोथ कर रहा है, बढ़ रहा है, तो उसके बाद में कंप्यूटर सुरक्षा संबंधित भी बहुत सारी ऐसी चीजें होने लगी हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर में सेंध लगाने वालों हैकिंग और फिशिंग, हैकिंग और फिशिंग दो प्रकार के ऐसे टूल हैं जिसकी वजह से कंप्यूटर जो उपयोग करता है उसकी सारी की सारी जानकारी इसके माध्यम से चुरा ली जाती है और उसके बाद में उससे अनेक प्रकार के अनैतिक काम भी कराए जा सकते हैं, उससे रैंसम फिरौती भी मांगी जा सकती है और राष्ट्रीय सुरक्षा को गंभीर खतरा भी उत्पन्न हो सकता है। और इसी के लिए केंद्र सरकार ने अपने नियमों के अंतर्गत जिस प्रकार भारतीय सुरक्षा एजेंसियां या कह सकते हैं दूसरा खुफिया एजेंसियां और बहुत सारे ऐसे संगठन हैं जिनको, वैसे संगठनों की संख्या कितनी है, 26 ऐसे ऑलरेडी संगठन हैं जिनको आरटीए से बाहर रखा गया। उसी के क्रम के अंदर सुरक्षा संबंधित उपायों को और ज्यादा मजबूत करने के लिए जिस प्रकार की रिस्पांस टीम वर्तमान में काम जो कर रही है, एक नोडल एजेंसी है, उसको भी केंद्र सरकार ने इस दायरे से बाहर कर दिया है। तो ये 27वां संगठन बन गया है जिसको आरटीए से बाहर कर दिया गया है। आरटीआई की धारा संख्या 24(2) के अंदर इस प्रकार का प्रावधान है कि आप इस प्रकार की चीजें कर सकते हैं कि अगर राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित किसी प्रकार की कोई चीजें गलत हो रही हैं तो आप नोडल एजेंसियों के माध्यम से आरटीआई के क्षेत्र से उसको बाहर भी कर सकते हैं। और यहीं से प्रश्न पूछा गया जिसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा 13। तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम जो इन है, इसको सूचना के दायरे से केंद्र सरकार ने बाहर कर दिया है। इससे पहले 26 संगठन ऐसे थे जिनको ऑलरेडी पहले से बाहर किया गया। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। 13 कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम है, कंप्यूटर सुरक्षा संबंधी घटनाओं से घटित होने पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी है। 27वें संगठन के रूप में इसको जोड़ा गया है। बात करते हैं 19 जनवरी 2004 को इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली में है। अगर इसके महानिदेशक की बात करी जाए तो संजय बहल है। अब बात कर लेते हैं आरटीआई के बारे में। हम सब लोगों को विदित है कि 2005 के अंदर सूचना क्रांति के तौर पे या कह सकते हैं आम उपभोक्ता के लिए सबसे बड़ा अगर टूल अगर सरकार ने दिया तो दिया राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसके थ्रू कोई भी व्यक्ति 30 दिवस के अंदर किसी भी प्रकार की सूचना मांग सकता है, चाहे केंद्र सरकार की बात हो चाहे वो राज्य सरकार की बात हो। अगर किसी प्रकार की कुछ और चीजें हो जाती हैं जिसके लिए मैं आपको बताऊं 48 घंटे, कुछ ऐसे चीजें हैं जिसके अंदर व्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ी हुई किसी प्रकार की अगर आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए तो वहां पे आपको 30 दिवस जाने के लिए जरूरत नहीं, आपको 48 घंटे के अंदर इस प्रकार की सूचना भी आपको मिल सकती है। तो आपने देखा कि 30 दिवस के अंदर तो हम सूचना मांग ही सकते हैं, लेकिन अगर किसी प्रकार की विधिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मानविक स्वतंत्रता भी अगर किस प्रकार की अगर सूचना मांगी जाती है तो वहां पे भी इस प्रकार की चीजें हो जाती है। चलिए, सूचना आयोग आप देख ही चुके हैं 2005 में एक स्वायत्त और गैर और वैधानिक निकाय है और 2000 में अभी वर्तमान के अंदर हीरालाल सामरिया जो इसके वर्तमान में क्या बने मुख्य सूचना आयुक्त भी वर्तमान में हमने सेशन किया था, उसके अंदर इनको हीरालाल सामरिया को भी बनाया गया। सदस्यों की संख्या 6, जबकि जो पहले जो अध्यक्ष थे सूचना आयोग के, जो पहले अध्यक्ष थे उनका नाम था वजाहत हबीबुल्ला, ये आपने जाना। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। ऑस्ट्रेलिया की संसद के सीनेट के लिए किस भारतीय मूल के निवासी ने चुनाव को जीता है? नाम उनका हो जाता देव शर्मा। देव शर्मा भारतीय मूल के हैं और इससे पहले वो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इजराइल में भी वो क्या रहे हैं, राजदूत रहे और वर्तमान में उनको सीनेट का सदस्य भी नामित किया गया है। और ऑस्ट्रेलिया के साथ में भारतीय संबंधों की जो प्रगाढ़ता है वो दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। अभी वर्तमान में हम सब लोगों ने देखा कि 2+2 की वार्ता का आयोजन भारत में किया गया, जिसमें वहां के उप प्रधानमंत्री और वहां के विदेश मंत्री ने भाग लिया। हम सब लोगों को पता है कि 2+2 के अंदर जो है वो रक्षा मंत्री और साथ में विदेश मंत्री दोनों ही इसके अंदर भाग लेते हैं। और उद्देश्य क्या होता है? उद्देश्य होता है रक्षा प्रौद्योगिकी, इसके अलावा अनेक प्रकार के जो नवाचार, व्यापार, वाणिज्य से संबंधित चीजें और बहुत सारी जॉइंट जो एक्सरसाइज हम कंडक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ में। अभी आपको बताता चलो, हाल ही के अंदर ओस्ट्रो हिंद एक जॉइंट एक्सरसाइज है और वर्तमान में इसको महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में आयोजन किया गया, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया की तीनों जो संयुक्त सेनाएं, जिसके अंदर एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी, तीनों सेनाओं ने यहाँ पे भाग लिया। ये 2022 से शुरू हुई थी।
इसका पहला संस्करण था, जबकि 2023 के अंदर इसका ये दूसरा संस्करण था। इसके अलावा भारत के साथ में और कौन कौन सी चीजें करी जा रही हैं? अभी वहां पे भारत सरकार ने ब्रिस्बेन के अंदर वहां पे ऑस्ट्रेलिया में अपना वाणिज्य दूतावास भी खोला है, जबकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से बेंगलुरु के अंदर भी वाणिज्य व्यापार जो एक वाणिज्यिक मंत्रालय भी खोला गया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा देव शर्मा। और इसके अलावा नई चीजें कुछ और कि ऑस्ट्रेलिया ने इतिहास रचते हुए 6 बार क्रिकेट का विश्व कप भी जीता। हम सब लोगों को पता है कि 19 नवंबर को इस कप का आयोजन जो है इसका फाइनल खेला गया था। वो 140 करोड़ जो उम्मीदें थी वो टूट गई थी। भारत के अंदर उप विजेता बनकर के भारत को संतोष करना पड़ा और ऑस्ट्रेलिया ने छठी बार जो है चिर परिचित अंदाज से विश्व कप अपने नाम किया। 13वां विश्व का जो संस्करण था, 13वां क्रिकेट का संस्करण भारत में आयोजित किया गया था और भारत ने लगातार 10 मैच जीत करके बड़ी उपलब्धि हासिल करी थी, लेकिन फाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया से वो हार गई। चलिए जान लेते हैं इनके बारे में कुछ अन्य चीजें। पूर्व सांसद देवानंद नोएल देव शर्मा जिनका नाम है, इससे पहले इजराइल के ऑस्ट्रेलिया के राजदूत के तौर पे उन्होंने 2013 से लेकर के 2017 के बीच में उन्होंने काम करा। बात करते हैं 2+2 की वार्ता, जिसका आयोजन अभी 9 और 10 नवंबर को भी यहाँ इसका आयोजन किया गया और उसके अंदर रणनीतिक साझेदारी और व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार की चीजें करेगी। इसके साथ साथ में मालाबार एक्सरसाइज भी कंडक्ट करते हैं और इसके अंदर मालाबार एक्सरसाइज के अंदर कंडक्ट करने वाले जो देश हैं उसके अंदर जो शामिल होने वाले जो देश हैं उसके अंदर भारत है, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है और जापान है। और ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग ने इसमें हिस्सा लिया जी 2+2 की, और इसके अलावा रिचर्ड मॉल्स ने भी यहाँ पे हिस्सा लिया। शुरुआत इसकी 2020 में हो गई थी। इसके अलावा जो 4 रणनीतिक साझेदार है जिसमें अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और रूस के साथ में 2+2 का संवाद हम करते हैं। और ऑस्ट्रेलिया में भारतीय वाणिज्यिक दूतावास जो है ब्रिस्बेन में स्थापित किया गया, जबकि भारत में ऑस्ट्रेलिया का वाणिज्यिक दूतावास वो बेंगलुरु में स्थापित किया गया है। 2+2 के बारे में जान ही चुके हैं। 2+2 के साथ में भारत इन ऑस्ट्रेलिया के अलावा 3 अन्य जो देश हैं उनके साथ में 2+2 वार्ता आयोजित करता है, जिसके अंदर अमेरिका हो गया, जापान हो गया और रसिया हो गया। चलिए जानते हैं अगला प्रश्न। प्रोजेक्ट लोयन जो है उसके तहत बरदा वन्य जीव अभयारण्य को एशियाई शहरों का दूसरा घर बनाने के लिए तैयार इसको किया गया। किस राज्य में ये स्थित है? आंसर हो जाएगा उसका गुजरात। तो जब आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें दूसरा बनाया जा रहा है तो इसका मतलब आपको ये दूसरा है। तो बात करते हैं पहला कि पहला एशियाई शेरों का जो घर है वो कहां है? वो भी गुजरात में। गुजरात में कहां है? तो गुजरात के अंदर है गिर वन्य जीव नेशनल पार्क। कहां पर स्थित? गुजरात के अंदर। अब बात करते हैं कि बरदा जो है वो कहां पर है? तो बरदा पोरबंदर से मात्र 16 किलोमीटर दूर है और 100 किलोमीटर के आसपास जो गिर अभी नेशनल पार्क है उससे दूरी पे ये स्थित है। वहां पे भी अभी एशियाई जो शहर है उनकी उपस्थिति वहां पे दर्ज की गई है। तो दूसरा एशियाई शहरों का जो घर बसाने की योजना जो 2047 के अंदर प्रोजेक्ट 2047 के अंदर प्रोजेक्ट कौन सा है? लॉयड प्रोजेक्ट। शुरुआत इसकी कब हो गई थी? इसकी हो गई थी 2021-22 में इसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो अभी वर्तमान में गुजरात के अंदर बरदा के अंदर दूसरा एशियाई शहरों जो शहर है उनका घर बसाने की योजना चल रही है। हालांकि जो पहला घर है वो भी गुजरात में ही है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। गुजरात में प्रोजेक्ट लाइन जो 2047 के अंतर्गत होता है और बरदा वन्य जीव अभयारण्य की स्थापना जो है 1979 में हो गई थी। और भारत का सबसे बड़ा, अगर टाइगर रिजर्व की बात करते हैं, अगर शेरों की बात करी जाए तो फिर टाइगर रिजर्व के बारे में बात करना मेरे हिसाब से जो है कर सकते हैं गैर मुनासिब होगा। और इसी के लिए मध्य प्रदेश के अंदर स्थापित किया जाएगा। भारत के अंदर 54 बाघ अभयारण्य है। भारत के 70% जो बाघ है भारत में ही निवास करते हैं, यहीं पे है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 1973 को। अगर बात करते हैं कि टाइगर मैन ऑफ इंडिया कौन है तो उनका नाम है कैलाश सांकला। बात कर लेते हैं कि टाइगर जो दिवस है वो कब मनाया जाता है? तो 29 जुलाई को जो है वो टाइगर दिवस मनाया जाता है, बाघ दिवस मनाया जाता है। बात अगर टाइगर्स की हो रही है तो सबसे ज्यादा बाघ कौन कौन से राज्यों के अंदर विचरण करते हैं उनको अगर कह सकते हैं कि सुरक्षित स्थान को प्रदान किया गया तो कहां पे किया गया?
तो बात हो सकती है मध्य प्रदेश, कर्नाटका, उत्तराखंड, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, असम में भी ये पाए जाते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत है वो 1 अप्रैल 1973 को हुई थी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 4। 2023 के लिए मरीन वेस्टर वर्ड ऑफ द ईयर का वर्ड जो है वो कौन सा बना है? आंसर हो जाएगा इसका प्रमाणिक, जिसको हिंदी में प्रमाणिक कहते हैं, इंग्लिश में इसको कहते हैं ऑथेंटिकेट। ऑथेंटिकेट का मतलब किसी बात में सत्यता अगर आपको प्रदान करनी है तो उसके लिए हम कह सकते हैं ऑथेंटिक सूत्रों से पता चला है कि हमें कौन सी इंफॉर्मेशन कहां से मिली है। अब बात कर लेते हैं कि इसके अलावा कौन कौन सी ऐसी डिक्शनरी थी और कौन कौन से वर्ड ऑफ द ईयर बने हैं। तो बात कर लेते हैं कॉलिंस की। कॉलिंस थी, इसके अलावा एक कैम्ब्रिज डिक्शनरी भी है, वहां पे भी अलग अलग शब्दों को जोड़ा गया, और कॉलिंस के अंदर जो है वो जोड़ा गया कौन सा? एक तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम सब लोग जानते हैं। कॉलिंस के अंदर एक बेसबॉल जोड़ा गया था, जिसका मतलब होता है आक्रामक क्रिकेट, जो टेस्ट मैच के दौरान खेला जाता है। इसकी शुरुआत सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के मध्य टेस्ट मैच के दौरान ही हुई थी। उसके पहले हेल्क्यूनेट नाम का एक वर्ड था, उसको भी इसके अंदर जोड़ा गया था। तो वर्तमान में जो वेबस्टर एक इस प्रकार की इंग्लिश डिक्शनरी है, उसके अंदर वर्ड ऑफ द ईयर का जो वर्ड बनाया है वो कौन सा बनाया? प्रमाणिक बनाया। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। प्रमाणिक ऑथेंटिकेट है, झूठा या सही है, झूठा या सही है, स्वयं को व्यक्तिगत के प्रति इसको सच्चा करना है। मरीन वेबस्टर के जो संस्थापक उनका नाम है जॉर्ज मेरियम और चार्ल्स मेरियम। अब बात कर लेते हैं 2023 के जो उल्लेखनीय शब्द हैं, जिसका मैंने आपको बताया हेल्क्यूनेट कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर का अवार्ड, इसको यह कह सकते हैं वर्ड ऑफ द ईयर इसको चुना गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में ऑलरेडी मैं आपको बता ही चुका हूं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो कॉलिंस जो डिक्शनरी है उसका वर्ड ऑफ द ईयर ये बना था। बेसबॉल के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं कि कॉलिंस डिक्शनरी द्वारा जोड़ा गया एक नया शब्द था। अब डीप फेक के बारे में हम सब लोग जानते हैं कि एआई के द्वारा निर्मित एक डीप फेक नाम का भी टूल्स है, जिसमें हूबहू किसी व्यक्ति की शक्ल को उसी हिसाब से उसको सेट कर दिया जाता है और बिल्कुल पता नहीं चलता कि आप हैं या आपका कोई दूसरा कृत्रिम रूप। टेस्ला मुख्य में एलोन मस्क के डीप फेक वीडियो का विषय होने के साथ में डीप फेक भी क्या हो गया है कि लोकप्रिय शब्द बन गया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बात करते हैं, इसके जो जनक है उसका नाम है जॉन मैकार्थी। जॉन मैकार्थी इसके संस्थापक हैं, जबकि भारत की पहली एआई न्यूज एंकर जो बनी थी उनका नाम था लीजा। ये कहां पे बनी थी? ये बनी थी उड़ीसा के अंदर। उड़ीसा के अंदर एआई जो न्यूज एंकर हैं वो लीजा थे। उन्होंने अनेक प्रकार की भाषाओं के अंदर जो क्या किया था? समाचार का वाचन किया था। एआई से बने फोटो, वीडियो और ऑडियो पर वाटरमार्क अनिवार्य करने वाला देश कौन बन गया है? अमेरिका बन गया, जहां पे किसी प्रकार के आप एआई से निर्मित कोई भी टूल्स अगर बनाते हैं तो उसके पीछे आपको वाटरमार्क से लिखना होगा कि ये एआई के द्वारा इसको बनाया गया है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न संख्या 5। किस देश ने डेविस कप के फाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हरा करके 1976 के बाद में पहली बार खिताब जीता है? तो कहने का मतलब ऑस्ट्रेलिया को हरा करके 1976 के बाद, तो लगभग काफी समय हो गया, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? इटली। तो इटली ने ये इसको हरा करके और क्या जीता है? फाइनल का खिताब अपने नाम किया है। किसको हरा करके जीता? ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता। सबसे ज्यादा अगर डेविस कप जीतने वाली अगर कोई टीम है उसका नाम है अमेरिका। अमेरिका ने इसको जीता है। अब बात कर लेते हैं कि टेनिस के अंदर और बहुत सारे ऐसे कप होते हैं, और वर्तमान के अंदर जो नंबर 1 रैंकिंग के जो खिलाड़ी हैं उनका नाम सब लोग जानते हैं, नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच नंबर 1 रैंक पे है। और अभी जो हुए थे एटीपी टूर्स के अंदर भी उन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। आंसर हो जाएगा इसका इटली। देख लेते हैं, इटली ने 47 साल के बाद में डेविस कप का खिताब ऑस्ट्रेलिया को हरा करके जीता। आयोजन इसका मलागा में हुआ था। डेविस कप 2024 का जो आयोजन कहां होने वाला है वो भी मलागा में होने वाला है। डेविस कप की शुरुआत की बात करते हैं तो 1919 की शुरुआत हो गई थी। सर्वाधिक कप जीतने वाला अगर कोई देश बना है उस देश का नाम क्या है? अमेरिका है। और 4 ग्रैंड स्लैम जो साल के अंदर होते हैं, जिसके अंदर ऑस्ट्रेलिया है, फ्रेंच है, विंबलडन है और यूएस ओपन भी ये आयोजित करे जाते हैं। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न है अल्टीमेट खो खो लीग का दूसरा संस्करण 24 दिसंबर से कहां पे आयोजित इसका किया जाएगा? तो इसका मतलब पहला संस्करण कहां हुआ था? खो खो के अंदर कितने खिलाड़ी होते हैं? तो मैं आपको बताता चलूं, खो खो के अंदर खिलाड़ियों की संख्या 9 थी, इसके साथ में 3 अतिरिक्त खिलाड़ी, तो टोटल संख्या हो जाती है कितनी? 16।
जिस प्रकार क्रिकेट के अंदर जो खिलाड़ी होते हैं 16, लेकिन 5 अतिरिक्त करते हैं तो टीम कितने की बनती है? 16 की बनती है। वो रिजर्व खिलाड़ी होते हैं। खिलाड़ियों की खेलने वालों की संख्या सिर्फ 9 होती है खो खो के अंदर। आंसर हो जाएगा इसका उड़ीसा। इससे पहले पहला इसका संस्करण कहां खेला गया था? इसका खेला गया था पुणे के अंदर। पहले संस्करण के अंदर कौन सी जो टीम है वो जीती थी? तो उड़ीसा की जो टीम थी उसने पहली बार खिताब अपने नाम किया था। तो ये उड़ीसा की टीम थी। और जो 2022 का जो संस्करण हुआ था उसके अंदर वो विजेता बनी थी। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। उड़ीसा है, भारत के शीर्ष 145 खिलाड़ी इसमें खेलेंगे। और हॉकी का जो विश्व कप का जो आयोजन किया गया था उसके अंदर जो जर्मनी जो विजेता बना था वो भी उड़ीसा के अंदर ही हुआ था। कलिंग अभी साहित्य का उद्घाटन भी वहां पे किया गया था और जिसके अंदर नेपाली जो भाषा है उसको भी उसमें शामिल किया गया था। तो कलिंग साहित्य है, कलिंग के बारे में हम सब लोग जानते हैं। जब अशोक ने अंतिम जो लड़ाई लड़ी थी उड़ीसा के अंदर लड़ी थी, उसके बाद में अशोक ने जो है वो धम्म का क्या कर लिया था? अपना लिया था। अर्थात उन्होंने जीवन के अंदर युद्ध न करने का प्रण ले लिया था। तो कलिंग अपने आप में जो है हिस्टोरिक प्लेस के नाम से भी इसको जाना जाता है। और वहीं पे भी अभी जो है वो कलिंग साहित्य का भी वहां पे उद्घाटन किया गया था। भुवनेश्वर उड़ीसा में है। उड़ीसा की स्थापना की बात करते हैं तो 1 अप्रैल 1936 में हो गई थी, क्योंकि बंगाल उड़ीसा के अंतर्गत ही आता था। यह बंगाल बड़ा राज्य था, उड़ीसा उसके अधीन आता था। और 1936 के अंदर अंग्रेजों ने ही बंगाल और उड़ीसा को अलग अलग कर दिया था। उड़ीसा के अंदर अब देखी जाए तो बात करते हैं कि खनिजों की वहां पे अंदर मैग्नीज है, अभ्रक है, डोलोमाइट है, क्रोमाइट है, इस प्रकार के खनिज वहां पे बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। उड़ीसा जो है मैग्नीज का सबसे ज्यादा बड़ा, या कह सकते हैं सबसे बड़ा उत्पादक राज्यों की बात करें तो वो उड़ीसा ही है। मुख्यमंत्री वहां के कौन है? वो भी एक अपने आप में रिकॉर्ड है कि बिजू जो पटनायक है, सर्वाधिक लंबे समय तक रहने वाले जो मुख्यमंत्री भारतवर्ष के अंदर कोई है तो उनका नाम कौन सा है? बिजू पटनायक है। जबकि राज्यपाल की बात करें तो उनका नाम रघुवर दास है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 7। न्याय वितरण प्रणाली के बारे में जागरूकता और पारदर्शिता लाने के लिए राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस एप्लीकेशन की शुरुआत की गई? इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? जस्टिस क्लॉक। जस्टिस क्लॉक के माध्यम से न्यायपालिका द्वारा एक नवाचार जिसमें केसों की, जिसमें लंबित जो केस हैं उनकी त्वरित सुनवाई के लिए इस प्रकार का ये टूल लाया गया है। और सब लोगों को अपने अपने केस के बारे में विधिवत जानकारी मिले, इसी प्रकार का ये टूल अभी इजाद किया गया है। इससे पहले हमने अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वहां पे देख लेते हैं कि वर्तमान में एक मिट्टी कैफे का भी यहाँ पे उद्घाटन किया गया, जो पूर्णतया दिव्यांगों के द्वारा इसको संचालित किया गया है। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी हमारी जो आईआईटीज हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट के साथ में एमओयूज कर चुकी हैं कि किस प्रकार से केसों की सुनवाई और लंबे समय से जो लंबित पड़े जो केस हैं उनको एक पोर्टल पे उनको साझा करने के लिए इस प्रकार की कवायद लंबे समय से की जा रही है। वर्तमान में 50वें जो मुख्य न्यायाधीश है उनका नाम है डीवाई चंद्रचूड़ है। विश्व अगर भारत की बात करें तो भारत के अंदर उच्च न्यायालयों की संख्या पहले 24 थी, जबकि 25वां भी उच्च न्यायालय है वो अमरावती के अंदर उसको स्थापित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस की बात करें तो 33+1, 33+1 का मतलब है कि 33 न्यायाधीश है जबकि एक मुख्य न्यायाधीश है। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। जस्टिस क्लॉक, सुप्रीम कोर्ट के परिसर में डीआर अंबेडकर जो एक है, बीआर अंबेडकर की प्रतिमा का भी यहाँ पे अनावरण किया गया। एसीआर हिंदी और फास्टर संस्करण जो है 2.0 की शुरुआत इसमें की गई है। क्लॉक के द्वारा अदालतों की संस्था निपटान और केस क्लियरेंस दर सीसीआर के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करना है। मिट्टी कैफे के बारे में हम सब लोग देख चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में डीवाई चंद्रचूड़ है जो 50वें हैं। सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 33+1 होती है अर्थात 34 होती है। और अमरावती जो वर्तमान में देश का 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है जो आंध्र प्रदेश में है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में सुधार करने के लिए भारत के किस राज्य को $500 मिलियन का जो लोन दिया, उसके लिए कौन सा राज्य इसमें किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार को इस प्रकार की चीजें उन्होंने, अभी बात कर लेते हैं कि एशियन एडीबी 1966 मनीला इसका हेडक्वार्टर है जो फिलीपींस के अंदर है। और एशियंस जो कंट्रीज है इनके अलावा जो अन्य जो कंट्री जो अन्य जो महाद्वीपों से आती है उनको भी इसके अंदर शामिल किया गया है। तो उसके अंदर जो है स्वास्थ्य सेवाओं और शिक्षा में सुधार करने के लिए भारत के किस राज्य को $500 मिलियन का जो लोन दिया है तो उसका आंसर हो जाएगा कौन सा? महाराष्ट्र। देख लेते हैं महाराष्ट्र में तृतीय स्वास्थ्य
देखभाल और चिकित्सा सेवा की गुणवत्ता और सामर्थ्य बढ़ाने के लिए भारतीय एशियाई बैंक एडीबी का संस्थापक सदस्य और चौथा सबसे बड़ा, अगर कह सकते हैं भारत की जो भागीदारी है वो एडीबी के अंदर चौथा सबसे बड़ा देशों में से इसको शामिल किया गया। स्थापना 1966 में हो गई थी। अध्यक्ष इसमें माओत्सव आस्कावा है। कुल सदस्य देशों की बात करें तो यहाँ पे 68 देश है, तो 68 देश एशियाई नहीं हो सकते। इसके अलावा विश्व के अन्य महाद्वीपीय जो देश हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया। हेडक्वार्टर इसका मनीला में है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 9। बोईता बन्ना बोट फेस्टिवल किस राज्य में इसका आयोजन किया गया है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा के बारे में हम सारी चीजें देख ही चुके हैं, वहां पे बहुत सारी चीजों के बारे में हमने डिस्कस करा था। वहां पे कलिंग फेस्टिवल भी बनाया गया, वहां पे हॉकी का आयोजन भी किया गया वर्ल्ड कप का, और अभी वहां पे खो खो का जो है लीग वहां पे भी वो खेली जा रही है। बिरजू पटनायक के बारे में भी हमने जाना, और अभी वर्तमान में उड़ीसा के अंदर कलिंग, नेपाल और क्रोमियम मैग्नीज का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये सारी चीजें हमने जानी। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? उड़ीसा। उड़ीसा पारादीप बंदरगाह प्राधिकरण द्वारा इसको क्या किया गया? आयोजित किया गया। ग्लोबल मैरीटाइम समिट 2000 में पारादीप बंदरगाह को पोर्ट ऑफ द ऑपरेशंस एक्सीलेंस के अवार्ड से इसको जाना गया। अब बात कर लेते हैं जितने भी प्रकार की जो तट है, या कह सकते हैं जो बंदरगाह है, बंदरगाह जो है, पोर्ट्स हैं, वो भारत में कितने बड़े हैं और वर्तमान में कितने वहां पे संचालित है, सबसे ज्यादा पोर्ट्स किस राज्य के नाम है? तो भारत के जो बड़े पोर्ट है सर्वाधिक वो कहां पर है? तमिलनाडु में। भारत के छोटे जो पोर्ट है वो लगभग 200 है, और सर्वाधिक कहां पे? महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा बड़े पोर्ट है वो तमिलनाडु में है, जबकि सबसे छोटे या कह सकते हैं मझोले टाइप के जो पोर्ट्स है वो कहां पे? महाराष्ट्र में है। पश्चिमी तट में कांडला पोर्ट, हम सब लोगों को जानते हैं हम सब लोग कि कांडला पोर्ट कहां पे? गुजरात में, जिसका नाम कांडला पोर्ट से चेंज होकर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट के नाम से इसको कर दिया गया। इसके अलावा मुंबई पोर्ट है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जिसको नावा शेवा, ममुआगाड़ पोर्ट, न्यू बैंगलोर, कोची पोर्ट। पूर्वी तट की अगर बात करते हैं, कोलकाता जो पोर्ट है उसका नाम भी चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी कर दिया गया। पारादीप, विशाखापट्टनम पोर्ट, कामराज पोर्ट, चेन्नई पोर्ट, तूतीकोरिन पोर्ट, इसके अलावा जिसको अभी वर्तमान में यूओ चिदम्बरम इसको नाम से नया नाम इसको दिया गया है। तो वर्तमान में जिस प्रकार का भी जो खेल का जो आयोजन किया गया है, बोईता बन्ना फोर्ट फेस्टिवल है, यहाँ पे इसका आयोजन किया जाएगा, इसका किया जाएगा ओडिशा। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 10। एसोचैम ने किस कंपनी को विविधता और समावेश की नीतियों के लिए सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया? आंसर हो जाएगा इसका आरईसी। ये क्या है? ये एक सार्वजनिक नियंत्रण वाली कंपनी, ये पीएसयू है, पब्लिक पीएसयू है, और इसको जो वर्तमान के अंदर सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता पुरस्कार, इसके अलावा विविधता और समावेश नीतियों के लिए इसको दिया गया है। अब बात कर लेते हैं किसकी? एनटीपीसी की। एनटीपीसी भी एक महारत्न कंपनी है, जबकि ये भी महारत्न कंपनी है। तो अभी जो एनटीपीसी है तो विश्व के अंदर 700 से लगभग बड़ी कंपनियां थी, जिसके अंदर भारत ने जो 261वां स्थान एनटीपीसी को मिला, और विश्व के अंदर सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनियों के अंदर भी एनटीपीसी को शुमार किया गया। भारत के संदर्भ में बात करें तो महारत्न कंपनियों में शुमार कौन सी कंपनी है? आरईसी लिमिटेड, जो किसके लिए काम करती है? विद्युत वितरण और ऊर्जा परियोजनाओं के अंदर ये कार्य करती है। भारत सरकार के द्वारा इसको संचालित किया जाता है, और अभी वर्तमान में इसको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। आरईसी लिमिटेड है, विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करने के लिए महारत्न कंपनी। एसोचैम, अब एसोचैम क्या है? एसोचैम की स्थापना होती है 1920 में। ये क्या है? ये एक गैर सरकारी संगठन है। क्या काम करता है? 1920 से भारतीय वाणिज्य जितनी भी प्रकार की जो गतिविधियां होती हैं उनको संचालित करने के लिए, उनको नियंत्रित करने के लिए, समावेशी विकास के लिए, और अपनी कंपनियों को विश्व के अनेक देशों के अंदर प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने के लिए एसोचैम की स्थापना की गई है। और उसी के जो वर्तमान में जो कह सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे पुरस्कार दिए जाते हैं, जिसके अंदर अभी वर्तमान में सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता कंपनी का अवार्ड आरआईसी को मिला है। आरईसी की स्थापना की बात करें तो 1969 में इसकी स्थापना हो जाती है। अब आरईसी को अलग अलग प्रकार के अवार्ड से और से भी सम्मानित किया गया, जिसके अंदर गोल्डन पीकॉक अवार्ड है, जबकि सर्वश्रेष्ठ केंद्र पीएसयू का पुरस्कार भी इसको मिल चुका है।
टीएससी बोस है उसके वर्तमान में निदेशक हैं, और एसोचैम द्वारा विविधता और समावेश उत्कृष्टता पुरस्कार सम्मेलन को भी सम्मानित करते हैं। हमने एक पहले सेशन के अंदर बताया था फिक्की फिक्की की जो स्थापना होती है वो होती है 1927 में। फिक्की की स्थापना 1927 में होती है। जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने इसकी स्थापना करी। किसकी? फिक्की। फिक्की भी अपने आप में इसी प्रकार का क्या है, एक संगठन है जो जितने भी प्रकार की जो कंपनियां हैं भारत की, उनको क्या करता है कि वैश्विक मंच प्रदान करने का कार्य वो करता है। महात्मा गांधी जी के कहने पे 1927 में जीडी बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास के अगुवाई के अंदर इस प्रकार की चीजें करी गई थी। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11। हाल ही में एचडीएफसी बैंक ने किसे अपना डायरेक्टर नियुक्त किया है? तो मैं आपको बताता चलूं, भारत में अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से देखें तो सबसे बड़ा अगर कोई निजी बैंक है उस नाम का क्या आता है? एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक एक निजी बैंक है और भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक, उसके पास है मार्केट कैपिटलाइजेशन की बात करें तो सबसे बड़ा बैंक उसका नाम आता है एचडीएफसी बैंक का। वर्तमान में यहां पर किसी उसको नियुक्त किया गया, उनका नाम है हर्ष कुमार भानवाला। हर्ष कुमार भानवाला को अभी क्या करते हैं कि आरबीआई के द्वारा अनुसूचित बैंकों की जो सूची है, जो आरबीआई बैंक के थ्रू काम कर सकते हैं, उसके अंदर एचडीएफसी का नाम प्रमुखता से लिया जाता है, जिसके अंदर एचडीएफसी कौन काम करती है? फाइनेंस का करती है और साथ में बैंकिंग का भी वो कार्य करती है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। हर्ष कुमार भानवाला जो नाबार्ड के पूर्व चेयरमैन हैं, उनको वर्तमान में इसका सीईओ बनाया गया है। इसके साथ ही आईआईएम रोहतक और बेयर क्रॉप साइंस लिमिटेड बोर्ड में डायरेक्टर के रूप में भी कार्यरत रहे थे। अब बात करते हैं एचडीएफसी बैंक की जो स्थापना हो गई थी वो अगस्त 1994 में ही हो गई थी, और भारत की ही नहीं अपितु विश्व के अंदर भी इसकी अनेक प्रकार की शाखाएं संचालित करी जा रही हैं। अगर बात करते हैं कि भारत की कौन सी 3 बड़ी ऐसी निजी बैंक है, तो आईसीआईसीआई, कोटक महिंद्रा, यस बैंक, इंडसइंड। इस प्रकार की जो निजी क्षेत्र की जो बैंक्स हैं वो भी अपने आप में बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं बैंकिंग के सेक्टर के अंदर। हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका मुंबई में, बिगू वर्गीस इसके संस्थापक थे। 1995 में अनुसूचित वाणिज्य बैंक के रूप में इसने कार्य करना शुरू किया। बाजार पूंजीकरण कैपिटलाइजेशन की अगर देखिए, अगर लिहाज से अगर इसको देखा जाए तो भारत का सबसे बड़ा निजी बैंक है ये। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 12। इसके अंदर क्या है, किस फार्मूला चैंपियन में आबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स की जो रेस है वो किसने जीती है? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? मैक्स वेस्टरपेन। मैक्स वेस्टरपेन ने जो है इस प्रतियोगिता को अपने नाम किया है। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। मैक्स वेस्टरपेन बेल्जियम डच के खिलाड़ी हैं। फार्मूला 1 रैंकिंग 2023 है उसका, कतर का खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया था। 2023 विश्व चैंपियन जो ट्रॉफी थी उसके भी विजेता वो बने थे। तो बड़े खिलाड़ी हैं ग्रांड प्रिक्स के, और रेड बुल के ट्रिपल वर्ल्ड कप जो चैंपियन है वो भी इन्हीं के नाम से इसका नाम जाता है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 13। भारतीय तटरक्षक बल ने 9वां राष्ट्रीय स्तर का प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट्रोपोलिक्स का आयोजन कहां पे किया गया? इसका आंसर हो जाएगा गुजरात, क्योंकि गुजरात तटरक्षा सीमा वाला राज्य और वहां पे तटरक्षक बल अनेक प्रकार के नवाचार करते रहते हैं, जिसके लिए अभी इसका जो आयोजन कहां किया गया था, इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? गुजरात हो जाएगा। देख लेते हैं इसके बारे में कुछ अन्य चीजें। गुजरात के वाडीनगर में इस प्रकार का आयोजन किया गया। नेट्रोपोलिस नेशनल लेवल पोल्यूशन रिस्पांस एक्सरसाइज के नाम से इसको दिया गया, और शुरुआत होती है इसकी 2009 में। उद्देश्य समुद्री दिशा में हितधारकों को प्रतिक्रिया क्षमता को बढ़ावा देना। भारतीय तटरक्षक आईसीजी के द्वारा इसका आयोजन किया गया था। भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक वर्तमान में राकेश पॉल है। चलिए जान लेते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 14। हाल ही में किस देश में H1N2 पिग वायरस का मानव में पहली बार केस मिला है? आंसर हो जाएगा इसका ब्रिटेन। स्वाइन फ्लू हम सब लोग जानते हैं, और वर्तमान में एक ऐसा केस नजर आया जो कहां पे नजर आया है? ब्रिटेन में है। तो ये भी कह सकते हैं कि WHO के लिए एक चिंता का विषय। कोरोना के बाद में दूसरा एक वायरस मिला है जो इंसान के अंदर मिला है, और इसके अंदर बहुत सारी चीजें कह सकते हैं कि पिग वायरस
सुअर से फैलने वाला ये वायरस, जो वर्तमान में ब्रिटेन के अंदर एक ऐसा केस मिला है और वहीं पे इसकी खोज की गई है। लेकिन बात कर लेते हैं निमोनिया की। अभी एक रहस्यमय बीमारी कहां पे मिली है? निमोनिया के नाम से जान सकते हैं कि श्वास संबंधी दिक्कतें सबसे ज्यादा छोटे बच्चों में होती हैं और ऐसे केस बहुतायत मात्रा के अंदर वर्तमान में चीन में भी देखने को मिल रहे हैं। तो इसका आंसर तो हो जाएगा H1N2। इसका तो आंसर है कौन सा? ब्रिटेन है। जबकि अभी निमोनिया के केस सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं और बच्चों की मौत भी हो रही है, बहुत सारे लोग बीमार हो रहे हैं इसमें, विशेषकर बच्चे। इसके जो केसेज है वो मिलने शुरू हुए हैं कहां पे? चाइना में हुए। चलिए देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। ब्रिटेन है, स्वाइन फ्लू का नया स्ट्रेन है, FTA। अब बात करते हैं ब्रिटेन के साथ में, तो FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, इसकी जो है कह सकते हैं अंतिम कगार पे सौदा पहुंच चुका है। ब्रिटेन के साथ में भारत करने वाला है और वर्तमान में जो ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम ऋषि सुनक है। और ब्रिटेन भारत का जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है जिसको अजय वॉरियर के नाम से जाना जाता है। चलिए आज के सेशन का अंतिम प्रश्न, आज के सेशन का अंतिम जो प्रश्न है वो किताब प्रणब माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स किसके द्वारा लिखी गई है? जब आप देख रहे हैं कि प्रणब, तो हम सब लोग जानते हैं भारत के 13वें राष्ट्रपति, भारत रत्न से वो सम्मानित रहे और पश्चिमी बंगाल से वो आते थे। इससे पहले उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पे भी कार्य करा जब यूपीए की सरकार थी और उसके बाद वो राष्ट्रपति भी बने और उनका कुछ साल पहले निधन भी हो गया था। प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि ये जो बुक है वो किसने लिखी है? तो माई डॉटर की बात हो रही है, तो लिखने वाली कौन सा है? उनकी पुत्री हो सकती है, नाम उनका हो जाएगा शर्मिष्ठा मुखर्जी। शर्मिष्ठा मुखर्जी ने ए डॉटर रिमेंबर्स, उनकी जो आत्मकथा कह सकते हैं अपने फादर के लिए जो उन्होंने लिखी कि प्रणब माय फादर ए डॉटर रिमेंबर्स, बेटी की जो यादें हैं अपने पिता के साथ में कौन सी और कितनी अच्छी हो सकती हैं, उसी के लिए उन्होंने किताब लिखी। तो उनका जो नाम है, जो प्रणबदा है, उनको कहा जाता था, प्रणबदा के नाम से वो विख्यात थे। तो उनकी जो पुत्री का जो नाम है वो शर्मिष्ठा मुखर्जी है, उन्होंने किताब को लिखा है। तो आज के सेशन के अंदर अपने जाना कि शर्मिष्ठा जो मुखर्जी हैं, उन्होंने प्रणब मुखर्जी की पुत्री हैं, उन्होंने इस किताब को लिखा है। भारत के 13वें राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी और उन्होंने वित्त मंत्री के तौर पे कार्य किया और वो राष्ट्रपति भी कौन से रहे? 13वें नंबर के वो राष्ट्रपति रहे। चलिए तो आज के सेशन के अंदर हमने सारी चीजें 15 प्रश्नों के माध्यम से इस प्रकार की चीजें जानी जो आपके जो कह सकते हैं करंट अफेयर्स के लिए काफी महत्वपूर्ण सहायक सिद्ध साबित हो सकते हैं। तो बने रहिए प्रकाश एजुकेशन आपके साथ में। जय हिंद, जय भारत।